नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण शुक्ला और आप देख रहे हैं विटनेस डेली। अगर मैं कहूं कि भारत और चीन के बीच खराब रिश्तों की एक बड़ी वजह दलाई लामा है, वही दलाई लामा जिन्हें एक वक्त चीन के तिब्बत से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। एक वो दौर जब तिब्बत के इस धर्म गुरु को तिब्बत की सीमाओं को छोड़कर भारत की शरण लेनी पड़ी थी और तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनका स्वागत किया था। वही दलाई लामा जिन्हें शांति के लिए सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। दलाई लामा को चीन अलगाववादी नेता मानता है, यानी अपनी बहुत बड़ी समस्या मानता है। भारत का दलाई लामा को शरण देना चीन को हमेशा से ही सालता रहा है। तिब्बत पर चीन का जबरिया कब्जा, फिर दलाई लामा का तिब्बत छोड़कर भारत आ जाना, तवांग से लेकर भारत चीन के बीच सीमा विवाद, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। लेकिन कैसे? दरअसल चीन और तिब्बत के बीच विवाद सैकड़ों साल पुराना है। चीन कहता है कि तिब्बत 13वीं सदी में चीन का हिस्सा रहा है, इसीलिए तिब्बत पर उसका हक और हुकूक है। तिब्बत चीन के इस दावे को खारिज करता है। 1912 में तिब्बत के 13वें धर्मगुरु दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उस वक्त चीन ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की थी, लेकिन करीब 40 सालों बाद चीन में कम्युनिस्ट सरकार आ गई। इस सरकार की विस्तारवादी नीतियों की वजह से 1950 में चीन ने हजारों सैनिकों के साथ तिब्बत पर हमला कर दिया था। चीन का यह आक्रमण तब हुआ जब 14वें दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया चल रही थी। तिब्बत को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। आखिरकार तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने 17 बिंदुओं वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के बाद तिब्बत आधिकारिक तौर पर चीन का हिस्सा बन गया। दलाई लामा को लगा कि वो बुरी तरीके से चीनी चंगुल में फंस जाएंगे। इसी दौरान उन्होंने भारत का रुख किया। दलाई लामा के साथ भारी संख्या में तिब्बती भी भारत आ गए थे, यानी कि तिब्बत के तमाम लोग। ये साल 1959 का था। चीन को भारत में दलाई लामा को शरण देना अच्छा नहीं लगा। तब चीन में माओत्से तुंग की सरकार थी, यानी शासन था। दलाई लामा और चीन के कम्युनिस्ट शासन के बीच तनाव बढ़ता गया। दलाई लामा को दुनिया भर से सहानुभूति मिली, लेकिन अब तक वो निर्वासन की जिंदगी जी रहे हैं। 31 मार्च 1959 को तिब्बत के इस धर्मगुरु ने भारत में कदम रखा था। 17 मार्च को वो तिब्बत की राजधानी ल्हासा से पैदल ही निकले थे और हिमालय के पहाड़ों को पार करते हुए 15 दिनों बाद भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। यात्रा के दौरान उनकी और उनके सहयोगियों की कोई खबर नहीं आने पर कई लोगों ने उनकी मौत की आशंका जाहिर की, लेकिन दलाई लामा भारत में कदम रख चुके थे। 85 साल के दलाई लामा एक आध्यात्मिक नेता हैं। जिस देश में भी दलाई लामा जाते हैं, वहां की सरकारों से चीन आधिकारिक तौर पर आपत्ति जाहिर करता है, आपत्ति जताता है। 1950 के दशक से दलाई लामा और चीन के बीच शुरू हुआ विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। दलाई लामा के भारत में रहने से चीन से रिश्ते अक्सर खराब रहते। 1912 तक तिब्बत और भारत के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची गई थी। इन इलाकों पर ना तो मुगलों का और ना ही अंग्रेजों का कब्जा था, यानी नियंत्रण था। भारत और तिब्बत के लोग भी किसी स्पष्ट सीमा रेखा को लेकर निश्चित नहीं थे। ब्रितानी शासकों ने भी इसकी कोई जहमत उस वक्त नहीं उठाई थी। तवांग में जब बौद्ध मंदिर मिला तो सीमा रेखा का आकलन शुरू हुआ। 1914 में शिमला में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की बैठक होती है और सीमा रेखा का निर्धारण यहीं पर होता है। चीन ने तिब्बत को कभी स्वतंत्र देश माना ही नहीं। उसने 1914 के शिमला समझौते में भी ऐसा नहीं माना था। शिमला समझौते के बाद मैकमोहन रेखा को अंतरराष्ट्रीय रेखा माना गया। 1950 में चीन ने तिब्बत को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद 1954 में नेहरू ने तिब्बत को एक समझौते के तहत चीन का हिस्सा मान लिया और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लगा। हालांकि तिब्बत पर चीन के कब्जे से पहले भारत की तिब्बत से नजदीकी चीन के मुकाबले ज्यादा थी। तिब्बत पर कब्जे के बाद चीन चाहता था कि तवांग भी उसका हिस्सा रहे। तवांग यानी अब जो भारत का हिस्सा है, जो कि तिब्बती बौद्धों के लिए काफी अहम है। साथ ही चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताता है, यानी अपनी सीमा का एक अहम हिस्सा बताता आया है। दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प चीन की उसी कोशिश का नतीजा है, जिसे वो 1960 से कब्जाने की लगातार कोशिश करता आया है। खैर,
भारत पर चीनी आक्रमण की शुरुआत कब होती है, इस बारे में हम आपको बता रहे हैं। भारतीय इलाकों में अतिक्रमण की शुरुआत चीन ने 1950 के दशक के मध्य में शुरू कर दी थी। 1957 में चीन ने अक्साई चीन के रास्ते, अक्साई चीन, जी हां, अक्साई चीन नहीं, अक्साई चीन के रास्ते 179 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई थी। अक्साई चीन लद्दाख क्षेत्र में आता था, जिसकी एक सीमा जो है वो तिब्बत से तो दूसरी सीमा चीन से लगती थी। इस इलाके के कुछ हिस्से पर 1950 के दशक में चीन ने कब्जा करते हुए वहां से तिब्बत तक अपनी सड़क बना ली थी। हालांकि भारत को इस बात का पता देर से चला। इसके बाद साल 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने इस पर पूरी तरीके से अपना कब्जा जमा लिया था। सरहद पर दोनों मुल्कों के बीच सैनिकों की पहली भिड़ंत होती है 25 अगस्त 1959 को, यानी दलाई लामा के मार्च 1959 में भारत आने के महज 5 महीनों के अंदर भारत पर चीन का यह पहला हमला था, खूनी हमला था। चीनी गश्ती दल ने अरुणाचल प्रदेश के लोंगजू में यह हमला किया था। इसी साल 21 अक्टूबर को लद्दाख के कोंगपा में गोलीबारी हुई थी। इसमें 17 भारतीय जवानों की शहादत हुई थी और चीन ने इसे आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया था। भारत ने तब कहा था कि उसके सैनिकों पर अचानक हमला कर दिया गया है। उस हमले के बाद 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों की शहादत होती है। यानी उस हमले के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा चीन का हिंदुस्तान के ऊपर है। जब इतनी बड़ी तादाद में हमारे जवान शहीद होते हैं, तब 17 जवान शहीद हुए थे और अब 2020 में 20 जवानों की शहादत लद्दाख के गलवान घाटी में 2 साल पहले हुई थी, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो फिलहाल आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर दे। फिलहाल बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।